फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये सिर्फ रवायती रॉकेट फायर और गोला बारूद वगैरह का हमला ही नहीं था, बल्कि इसके साथ ही रशिया ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला कर दिया था। 24 फरवरी के एक नए हमले से पहले रूस ने साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन में सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया करने वाली अमेरिकन कंपनी वायासेट की सर्विसेज को तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया था। जंग में कम्युनिकेशन और बर वक्त कम्युनिकेशन कितनी अहम होती है ये तो हम जानते ही हैं। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में यूक्रेन ने अपने दफा और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए, लेकिन हर एक टेक्निक में कोई ना कोई खामी ज़रूर थी। ऐसे में यूक्रेनियन ऑफिशियल्स को सबसे बेहतरीन हल जो लगा वो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस थी। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क का स्टारलिंक, जिसका दुनिया भर में चर्चा है और पाकिस्तान में भी इसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि 60% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें सब्सक्राइब कर हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके, हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करके हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें, ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। जंग का आगाज़ होने से पहले स्टारलिंक यूक्रेन में सर्विसेज मुहैया नहीं कर रहा था। 26 फरवरी को यानी रशियन हमले के 4 दिन बाद यूक्रेन के मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने ट्विटर पर एलन मस्क से स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस मुहैया करने की दरख्वास्त की। मस्क ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और अगले ही रोज़ स्टारलिंक टर्मिनल्स की शिपमेंट्स यूक्रेन पहुंचना शुरू हो गई। यहाँ ये भी याद रहे कि यूक्रेनियन मिनिस्टर की ट्विटर रिक्वेस्ट के फ़ौरन ही बाद मामला तय नहीं हो गए थे, बल्कि स्पेसएक्स जंग के आगाज़ से पहले ही से यूक्रेन में स्टारलिंक की सर्विस मुहैया करने के लिए हुकूमत के अप्रूवल के इंतज़ार में थी और इस हवाले से नेगोशिएशंस और बातचीत पहले ही से चल रही थी। लेकिन जंग की वजह से एमरजेंसी सूरत हाल में ये रिक्वेस्ट अप्रूवल ही समझा गया और यूक्रेन को स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फ़ौरन मिलना शुरू हो गई। यूक्रेन में स्टारलिंक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का अमल कहीं अप्रैल में जाकर मुकम्मल हुआ था। तो दोस्तों, स्टारलिंक यूक्रेनियंस के लिए एक लाइफलाइन साबित हुआ। जर्नलिस्ट अब जंग की सूरत हाल से दुनिया को आगाह रख सकते थे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पैगामात भी इसी सर्विस के ज़रिए दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए जा रहे थे। फ्रंट लाइन्स पर लड़ने वाले ट्रूप्स को भी कम्युनिकेशन में आसानियाँ पैदा हो गई थीं। यूक्रेनियन मिलिट्री ने इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो स्टारलिंक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स के ज़रिए रशियन फोर्सेस को भी कामयाबी से निशाना बनाने लगे थे और फिर तबाह किए गए ठिकानों की वीडियोस भी अपनी हायर कमांड और बैनुल-अक़वामी मीडिया तक इसी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए भेजी जाने लगी थी। यूक्रेन की अफवाज स्टारलिंक के ज़रिए ही अपने मुमकिना टारगेट्स की रियल टाइम वीडियोस और तस्वीर अपने कमांड सेंटर में भेज रहे थे, जहां से अप्रूवल हासिल करने के बाद वो इन ठिकानों पर हमला करते थे। यूक्रेनियन नेवी मुबैना तौर पर स्टारलिंक टर्मिनल्स का इस्तेमाल करते हुए ही अपनी ड्रोन बोट्स के ज़रिए रशियन शिप्स को भी ब्लैक सी में निशाना बना रही थी। यानी आप यूँ समझ लें कि स्टारलिंक ने यूक्रेन के लिए जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, बल्कि यूक्रेन के मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है। उनके मुताबिक एलन मस्क यूक्रेन की मुमकिना विक्ट्री के सबसे बड़े प्राइवेट डोनर हैं। स्पेसएक्स कंपनी ने जब यूक्रेन की तरफ से स्टारलिंक का इस कदर हैवी मिलिट्री इस्तेमाल देखा तो उन्होंने यूक्रेन की सरजमीन और इसके इर्द-गिर्द के कुछ इलाकों में स्टारलिंक के सर्विस को किसी हद तक महदूद भी कर दिया था। एलन मस्क को भी बिलाखिर ये कहना पड़ा था कि स्टारलिंक पुरअमन मकासद के लिए है, जंग में इस्तेमाल के लिए हरगिज़ नहीं। मिलिट्री इस्तेमाल के लिए स्टारलिंक की सर्विस महदूद करने के बाद स्टारलिंक के प्रेसिडेंट ने एलन मस्क से भी ज़्यादा सख्त ख्यालात का इजहार किया था। तो दोस्तों, आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि स्टारलिंक ने यूक्रेन के लिए किस कदर अहम किरदार अदा किया, लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल स्टारलिंक 3 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये 3 कंपोनेंट्स यूज़र टर्मिनल्स, सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस हैं।
यूज़र साइड से अगर हम शुरू करें तो पहला कंपोनेंट या हिस्सा डिश एंटीना या ग्राउंड टर्मिनल होता है। इस टर्मिनल में एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल एंटीनाज नस्ब होते हैं जो इसका स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ डायरेक्ट लिंक बनाते हैं। ये टर्मिनल्स इतने एडवांस होते हैं कि खला में तैरते हज़ारों स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ ये इतनी तेज़ी से एक सैटेलाइट के साथ कनेक्शन ख़त्म कर कर दूसरे करीब आते सैटेलाइट से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं कि कनेक्टिविटी एक लम्हे के लिए भी ब्रेक नहीं हो पाती। इस सिस्टम का दूसरा और अहम कंपोनेंट सैटेलाइट्स हैं। ये हमारी ज़मीन के ऊपर 540 से 1200 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में हज़ारों की तादाद में अपने अपने मदार में तैर रहे होते हैं। यूज़र्स की कोई भी रिक्वेस्ट पहले इन सैटेलाइट्स के पास आती है। स्टारलिंक सिस्टम का तीसरा अहम कंपोनेंट ग्राउंड स्टेशन होता है जो सैटेलाइट से यूज़र की रिक्वेस्ट को मौसूल करता है और फिर वापस सैटेलाइट के ज़रिए ही यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है। हम इस सारे प्रोसेस को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक यूज़र बिग सोचो का होम पेज ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजता है तो ये रिक्वेस्ट टर्मिनल से बराह रास्त सैटेलाइट तक जाएगी। सैटेलाइट इस रिक्वेस्ट को मौसूल करने के बाद ग्राउंड स्टेशन को भेज देगा। ग्राउंड स्टेशन फिर रिक्वेस्टेड पेज को रिट्रीव करके वापस इसी कम्युनिकेशन पाथ के ज़रिए यूज़र के लिए बिग सोचो का होम पेज ओपन कर देगा। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल यकीनन आ रहा होगा कि इससे पहले भी इंटरनेट वायर बेस्ड यानी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह और सैटेलाइट से भी हासिल किया जा रहा है, तो स्टारलिंक कैसे पहले से मौजूद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट से बेहतर और मुख्तलिफ है? तो आइए ये जानते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और स्टारलिंक इंटरनेट डिफरेंस के बारे में जानने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें, हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। स्टारलिंक के मुताबिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए एक सिग्नल या डाटा पैकेट सेंड होने और इसको वापस रिसीव होने के टाइम पीरियड में स्टारलिंक सैटेलाइट के 70 राउंड ट्रिप मुकम्मल हो जाते हैं। एक सिग्नल को सेंड और फिर रिसीव होने के दौरान सर्फ होने वाले वक्त को लेटेंसी कहते हैं। इस मुआवजे को आप यूँ समझ लें कि स्टारलिंक की लेटेंसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मुकाबले में 70 गुना कम है या ये उससे 70 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। ऐसा क्यों है, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन से 35,786 किलोमीटर बुलंदी पर ज़मीन के गिर्द रोटेशन के बराबर स्पीड में अपने मदार में चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सैटेलाइट्स एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ख़ते इस्तफ़ा यानी इक्वेटर के एन ऊपर होते हैं और इनकी स्पीड चूँकि ज़मीन की रोटेशनल स्पीड के बराबर ही होती है, लिहाजा ऐसा महसूस होता है जैसे ये साकिन हैं। यही वजह है कि इन्हें किसी ख़ास रीजन को सर्व करने के लिए भी स्पेस में भेजा जाता है। आप यहाँ 2011 में लॉन्च किए गए पाकिस्तान के पाकसैट 1R की मिसाल ले सकते हैं। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर खला में होने की वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कवरेज एरिया भी ज़्यादा होता है। एक सैटेलाइट ज़मीन के 1/3 एरिया को कवर करता है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स के अलावा 3 सैटेलाइट्स तकरीबन पूरी अर्थ को कवर करने के लिए काफ़ी होती हैं। पाकसैट 1R के कवरेज एरिया में पाकिस्तान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ इलाके आते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बरक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में भेजे जाते हैं। ये सैटेलाइट्स 540 से 1200 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में तैरते हुए अपनी पोजीशंस तब्दील करते रहते हैं। इन सैटेलाइट्स का कवरेज एरिया भी ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इन्हें ज़्यादा तादाद में लॉन्च किया जाता है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स की तादाद खला में इस वक्त 7000 के करीब है। यही वजह है कि स्टारलिंक पूरी दुनिया के रिमोट से रिमोट एरिया में भी इंटरनेट मुहैया कर सकता है। इसके लिए ज़मीन पर कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं होती। स्टारलिंक बहुत छोटे से टर्मिनल के जरिए कहीं भी फास्ट इंटरनेट मुहैया कर सकता है। इसके बरक्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस हासिल करने के लिए ज़मीन पर निस्बतन हैवी और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। आपने अक्सर मीडिया चैनल्स की DSNGs देखी होंगी। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ज़रिए ही कम्युनिकेट कर रही होती हैं। लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं, तो इनके ज़रिए होने वाली कम्युनिकेशन भी फास्ट होती है, जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग वगैरह के लिए स्टारलिंक को एक बेहतरीन ऑप्शन बना देती हैं। दोस्तों, SpaceX 2019 के बाद से बाकायदगी से स्टारलिंक सैटेलाइट्स खला में भेज रही है और इनकी तादाद 7000 के लगभग हो चुकी है। अभी तक SpaceX को 12000 सैटेलाइट्स खला में भेजने का अप्रूवल भी मिल चुका है। एलन मस्क टोटल 42000 सैटेलाइट्स
लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने का इरादा रखते हैं। ज़्यादा सैटेलाइट्स की वजह से कम्युनिकेशन, इंटरनेट स्पीड और कवरेज एरिया में जाहिर है मज़ीद बेहतरी मुस्तकबिल में आ जाएगी। एलन मस्क की स्पेसएक्स तेज़ी से तरक्की करती हुई खलाई कंपनी है और ये अब खला में भेजे जाने वाले रॉकेट्स के फर्स्ट स्टेज रॉकेट यानी बूस्टर को वापस लैंड करवाने और रीयूज़ करने यानी दोबारा इस्तेमाल करने की सलाहियत भी हासिल कर चुकी है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि अगली एक दहाई के दौरान एलन मस्क टारगेटेड 42,000 सैटेलाइट्स खला में भेजने में कामयाब हो जाएंगे। सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चूँकि एक महंगा अमल है, लेकिन अब रीयूजेबल बूस्टर की मदद से ये लागत कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स खला में भेजने में आसानी भी जाहिर है हो जाएगी। बल्कि आपको यहाँ दिलचस्प हकीकत भी बता दें कि अमेरिका के खलाई इदारे नासा के ज़्यादातर लॉन्चेस भी अब स्पेस एक्स कंपनी के ज़रिए ही किए जाते हैं, क्योंकि स्पेस एक्स के ज़रिए ये लॉन्चेस उनको सस्ती पड़ती हैं। आम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टारलिंक टर्मिनल और इसकी सब्सक्रिप्शन सर्विस फीस अभी कन्वेंशनल इंटरनेट सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा है। इस वक्त एक स्टैंडर्ड किट की प्राइस तकरीबन $300 से $600 तक है और स्टारलिंक की माहाना सब्सक्रिप्शन फ़ीस $120 है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में इसमें कमी वाक़ई होगी। सोचने वाली बात यह है कि स्टारलिंक को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कैसे ना किया जाए, जैसा कि यूक्रेन वार के दौरान हुआ। स्टारलिंक का चूंकि अभी तक इतने बड़े स्केल का कोई बड़ा कंपटीटर सामने नहीं आया, लिहाजा एक अमेरिकन कंपनी का यूं सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन पर अपना कंट्रोल कायम कर लेना चीन और रूस जैसे ममालिक के लिए मुस्तकबिल में जाहिर है प्रॉब्लम्स का सबब भी बन सकता है। चीन बहरहाल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी स्टारलिंक से कहीं पीछे है। चीन भी स्पेसएक्स जितने बड़े पैमाने पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने का इरादा रखता है। इस वक्त चीन में ऐसे 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। चियानफेन प्रोजेक्ट के तहत 15,000 सैटेलाइट्स भेजने का इरादा है, गुआंगवांग 13,000, जबकि हांगहू 3 के तहत 10,000 सैटेलाइट्स चीन लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये कुल तादाद 38,000 के लगभग बनती है। चीन 50 से ज़ायद सैटेलाइट्स खला में भेज भी चुका है। जाहिर है स्पेसएक्स जितने ही सैटेलाइट्स खला में भेजने से चीन स्पेसएक्स के बराबर तो आ जाएगा, लेकिन उस वक्त तक स्पेसएक्स मजीद कितना एडवांस हो चुका होगा इस बारे में अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। चीन को अभी लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ के रीयूज़ में भी मुश्किलात का सामना है, लिहाजा चीन को बज़ाहिर एक मजबूत कंपटीटर के तौर पर सामने आने में कुछ वक्त दरकार होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि चीन का सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक के मुकाबले में सस्ता मुमकिना तौर पर होगा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेज़न वगैरह भी लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प मालूमाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया।